हेलो दोस्तों। BY के बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड्स की इंस्पायरिंग जर्नी, उनका मेंटल वार और एम्पायर बिल्डिंग के लाइव लेसन को डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक और उनका सबसे बड़ा सीक्रेट आपके स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं मेरे AI को होस्ट के साथ। लेट्स डाइव इन। T20 क्रिकेट की जब भी बात होती है ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शोर, ड्रामा, हवा में उड़ते हुए बल्ले। हाँ बिल्कुल। और एक बहुत ही आक्रामक माहौल। सही कहा। एक ऐसा माहौल जहां हर कोई बस खुद को साबित करने के लिए एकदम बेताब रहता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस पूरे शोरगुल के बीच IPL इतिहास के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स में से एक ऐसे खिलाड़ी के नाम है जो मैदान पर ऐसे खेलता है जैसे जैसे कोई प्रोफेसर किसी शांत लाइब्रेरी में बैठकर गणित की कोई बहुत जटिल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। ये जो एनालॉजी है ना, ये बहुत सटीक है ना? तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे पास आधिकारिक क्रिकेट आंकड़ों का एक बड़ा पुलिंदा है और साथ ही KL राहुल द क्वाइट एवोल्यूशन ऑफ एन IPL लेजेंड के विस्तृत नोट्स भी मौजूद है। हमारा आज का मिशन इस शांत दिग्गज के उस सफर को डिकोड करना है जिसने 2013 में मात्र 10 लाख रुपए से शुरुआत की और 2026 तक आते आते 152 रनों के नाबाद ऐतिहासिक स्कोर तक का फासला तय कर लिया। और देखिए, ये सफर केवल कुछ मैचों या कुछ सीजन्स की कहानी नहीं है। मतलब ये एक ऐसे खिलाड़ी के विकास की कहानी है जिसने लगातार बदलती हुई टीमों, बहुत ही गंभीर शारीरिक चोटों और नए नेतृत्व की भारी चुनौतियों के बीच खुद को ढाला है। बिल्कुल। इस पूरी यात्रा में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनका अप्रोच। खेल के सबसे अस्थिर और शोर शराबे वाले फॉर्मेट में उनकी सफलता की नींव पूरी तरह से एक शांत और विश्लेषणात्मक पद्धति पर टिकी है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। मैं बस सोच रही थी कि अगर हम इस खिलाड़ी की वित्तीय यात्रा, मतलब जो उनका फाइनेंशियल जर्नी है, उसको देखें तो 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें महज 10 लाख रुपए में खरीदा था। हाँ, वो उनका बेस प्राइस था शायद। हाँ, और फिर 2022 में जब वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ आए तो उनकी कीमत हो गई 17 करोड़ रुपए। मतलब आप सोचिए, उनकी मार्केट वैल्यू में सीधे 170 गुना का उछाल। 170 गुना, बाप रे। है ना? एक साधारण से बेस प्राइस वाले खिलाड़ी से लेकर एक ग्लोबल ब्लू चिप फ्रेंचाइजी लीडर बनने तक का सफर, ये कोई तुक्का तो नहीं हो सकता। हमारे नोट्स बताते हैं कि इसकी जड़ें क्रिकेट के मैदान में नहीं है, बल्कि उनके घर के एकेडमिक माहौल में है। अच्छा। हाँ, उनके पिता NIT के बैंगलोर के पूर्व डायरेक्टर और सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे हैं और माता मैंगलोर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर। अरे वाह, मतलब पूरा एकेडमिक बैकग्राउंड। और मैं कहूंगा कि ये पृष्ठभूमि उनके खेल को समझने की सबसे बड़ी चाबी है। वो कैसे? देखिए, जब कोई बच्चा ऐसे घर में बड़ा होता है जहां एकेडमिक उत्कृष्टता, रिसर्च और डेटा को जीवन का आधार माना जाता है, तो उसकी जो विचार प्रक्रिया है, उसका थॉट प्रोसेस, वो उसी ढांचे में ढल जाता है। मतलब वो हर चीज को एक प्रॉब्लम की तरह देखते होंगे जिसे सॉल्व करना है। बिल्कुल। क्रिकेट जैसे खेल में जहां अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चितता है, वहां उन्होंने एक इंजीनियर या प्रोफेसर की तरह रिस्क मिटिगेशन यानी जोखिम को कम करने की कला का इस्तेमाल किया। अच्छा। 2013 से 2015 तक का समय देखिए, जब वो RCB और फिर सनराइजर्स हैदराबाद के साथ थे। वहां उनका लर्निंग फेज था। उस दौरान उन्होंने सिर्फ तकनीक नहीं सीखी, बल्कि स्थिति का विश्लेषण करना सीखा। लेकिन यहाँ मुझे ये थ्योरी थोड़ी अजीब लग रही है। रुको, एक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर का बेटा होना और सामने से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई बाउंसर का सामना करना, इन दोनों में सीधा कनेक्शन कैसे हो सकता है? हाँ, ये सवाल बहुत लोग उठाते हैं। मतलब जब डेल स्टेन या जोफ्रा आर्चर सामने से दौड़ते हुए आ रहे हों, तब दिमाग में कोई गणित का फॉर्मूला थोड़ी काम आता है। फॉर्मूला काम नहीं आता, ये सही है। लेकिन समस्या को सुलझाने का जो फ्रेमवर्क होता है ना, वो काम आता है। फ्रेमवर्क? हाँ। जैसे एक इंजीनियर जब कोई पुल बनाता है तो वो हवा की गति, वजन और दबाव का आकलन करता है। मैदान पर ये खिलाड़ी बिल्कुल यही करता है। वो गेंदबाज के पैटर्न,
पिच के व्यवहार और फील्ड प्लेसमेंट का एक मानसिक नक्शा बनाते हैं। मतलब वो सिचुएशन को रीड कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। वो ये देखते हैं कि मिड विकेट का फील्डर 30 गज के घेरे के अंदर है या बाहर, और गेंदबाज पिछले ओवर में किस लेंथ पर संघर्ष कर रहा था। उनका जो हेड पोजीशन है, मतलब सिर की स्थिरता, वो किसी भी पारंपरिक टेक्स्ट बुक से मेल खाती है। हाँ, वो तो मैंने भी नोटिस किया है। उनका सिर एकदम स्टिल रहता है शॉट खेलते समय। बिल्कुल। और जब शरीर का संतुलन और सिर एकदम स्थिर हो तो 150 की रफ्तार वाली गेंद को भी केवल दिशा दिखाने की जरूरत होती है, उसमें अपनी ताकत लगाने की नहीं। यही वो कैलकुलेटेड कंसिस्टेंसी है जो उन्हें बाकी आक्रामक बल्लेबाजों से एकदम अलग करती है। गेंदों में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया। हाँ, सुनील नारायण का रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने। बिल्कुल। अब अगर कोई खिलाड़ी हर चीज इतनी कैलकुलेट कर रहा है तो 14 गेंद में 50 रन बनाना तो एकदम वाइल्ड स्लोगिंग या आंधी की तरह बल्ला घुमाने जैसा लगता है ना। इसमें कैलकुलेशन कहाँ से आ गई? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यहीं पर अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। मतलब देखिए, 14 गेंदों में 50 रन बनाना टीवी पर देखने में वाइल्ड स्लोगिंग लग सकता है, लेकिन अगर और उस पारी की फुटेज का ध्यान से विश्लेषण करें तो कहानी कुछ और ही है। उन्होंने उन 14 गेंदों में अपना शेप या अपना शारीरिक संतुलन एक बार भी नहीं खोया। उन्होंने कोई भी अंधा शॉट नहीं खेला। बिल्कुल नहीं। जब आप पर 11 करोड़ का भारी दबाव होता है तो अक्सर खिलाड़ी खुद को साबित करने के लिए घबराहट में आड़े तिरछे शॉट खेलते हैं, लेकिन उन्होंने उल्टा गेंदबाज की हताशा का फायदा उठाया। अच्छा, तो वो वेट कर रहे थे कि गेंदबाज गलती करे। हाँ, जब गेंदबाज ने यॉर्कर की कोशिश में फुल टॉस फेंकी या दबाव में शॉर्ट गेंद की तो उन्होंने सिर्फ अपने स्थिर बेस का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खाली गैप में धकेला। ये कैलकुलेटेड एग्रेशन का चरम था। उन्होंने पहले से ही फील्ड के उन खाली कोनों को भांप लिया था जहां गेंदबाज गलती करने पर गेंद भेजेगा। मतलब ये एक तरह का जाल था और वो बस गेंदबाज के उस जाल में फंसने का इंतजार कर रहे थे। क्या बात है। बिल्कुल। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो T20 क्रिकेट का जो पारंपरिक आक्रामक बल्लेबाज होता है वो एक क्रिप्टो करेंसी की तरह है। किसी दिन बहुत भारी मुनाफा देगा, लेकिन किसी दिन पूरी तरह क्रैश हो जाएगा। बहुत सही तुलना है। पर ये खिलाड़ी एक म्यूचुअल फंड की SIP की तरह है। लंबी अवधि में ये आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, और इसका सबसे बड़ा सबूत वो रिकॉर्ड है जो पूरे IPL इतिहास में किसी और भारतीय के नाम नहीं है। आप उस 500 रन वाले रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। 2018 से लेकर 2022 तक लगातार 5 IPL सीजन में 500 से अधिक रन बनाना। मतलब T20 क्रिकेट जैसे हाई रिस्क फॉर्मेट में जहां हर गेंद पर आउट होने का खतरा होता है, वहां लगातार 5 साल तक 500 रन का आंकड़ा पार करना, ये कैसे संभव है? इस रिकॉर्ड की गहराई को समझने के लिए ना हमें आधुनिक क्रिकेट की डेटा एनालिटिक्स को समझना होगा। वो जो आजकल टीम के डगआउट में लैपटॉप लेकर लोग बैठे रहते हैं। हाँ, वही वीडियो एनालिस्ट। आज हर फ्रेंचाइजी के पास उनकी पूरी एक टीम होती है। अगर किसी बल्लेबाज ने एक सीजन में 500 रन बनाए हैं तो अगले सीजन से पहले विपक्षी टीमें उसके हजारों वीडियो खंगाल चुकी होती हैं। कि वो कहाँ कमजोर है, कहाँ फंस रहा है। सही कहा। उन्हें पता होता है कि बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर कमजोर है या पैर पर आती हुई इन स्विंग पर फंसता है। यानी वो आपकी कमजोरी का एक पूरा हीट मैप लेकर मैदान में उतरते हैं। एकदम सही। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार 500 रन बनाना आपकी अच्छी फॉर्म हो सकती है, लेकिन जब कोई खिलाड़ी 5 साल तक लगातार ऐसा करता है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि वो वीडियो एनालिस्ट की उसकी कमजोरी ढूंढने से पहले ही अपनी तकनीक को अपडेट कर चुका होता है। अरे वाह, मतलब वो उनसे एक कदम आगे चल रहे थे। बिल्कुल। ये एक निरंतर विकास है, एक कांस्टेंट इवोल्यूशन। अगर 2018 में वो कट शॉट पर निर्भर थे तो 2019 में उन्होंने अपने फ्रंट फुट ड्राइव को और मजबूत किया। गेंदबाज हर साल नई रणनीति लेकर आते थे और ये बल्लेबाज हर साल एक नई फायरवॉल लेकर तैयार खड़ा मिलता था। ये कोई साधारण टैलेंट नहीं है, ये एक बहुत ही दुर्लभ तकनीकी महारत है। लेकिन यहाँ एक कंसिस्टेंसी पैराडॉक्स भी तो जन्म लेता है ना? हाँ, कंसिस्टेंसी पैराडॉक्स। हाँ, मतलब जब कोई खिलाड़ी इस तरह की SIP वाली निरंतरता दिखाता है और हर सीजन 500 या 600 रन बनाता है तो लोगों की उम्मीदें आसमान छूने लगती है। क्या ये निरंतरता एक समय के बाद खिलाड़ी के लिए बोझ नहीं बन जाती? ये तो है। जब 400 रन का सीजन भी आलोचकों को खराब फॉर्म लगने लगता है, मुझे लगता है कि अपनी ही बनाई हुई ये ऊंची लकीर अक्सर एक खिलाड़ी के खिलाफ हथियार बन जाती है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। जब असाधारण प्रदर्शन दिनचर्या बन जाता है तो लोग उसकी अहमियत भूल जाते हैं। और इसी भारी दबाव के बीच
लेकिन उनकी भूमिका में एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया। रन बनाने की मशीन से आगे बढ़कर उन्हें लीडरशिप यानी नेतृत्व की भूमिका दी गई। हाँ, 2020 में पंजाब के कप्तान के रूप में। बिल्कुल, 2020 में पंजाब के कप्तान के रूप में 670 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीतना और उसी साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 132 रनों की नाबाद पारी खेलना, जो उस समय किसी भी भारतीय का सर्वोच्च व्यक्तिगत आईपीएल स्कोर था। और कप्तान के रूप में वो 132 रन की पारी सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, वो पारी इस बात का सबूत थी कि जब टीम का मध्यक्रम संघर्ष कर रहा हो तब एक लीडर कैसे आगे आकर जिम्मेदारी लेता है। सही बात है। लेकिन मेरे हिसाब से लीडरशिप की असली अग्नि परीक्षा तो 2022 में आई ना। 17 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत, लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी एकदम नई फ्रेंचाइजी, एक नया शहर और एक ऐसी टीम जिसकी कोई पुरानी विरासत या लीगेसी नहीं थी। एकदम खाली कैनवस। हाँ, और इसके बावजूद पहले ही सीजन में टीम को 9 जीत दिलाकर प्लेऑफ्स तक ले जाना और खुद 616 रन बनाना। इस उपलब्धि को ना अक्सर बहुत कम आंका जाता है। देखिए, एक बनी बनाई टीम जैसे चेन्नई या मुंबई, जहां पहले से एक संस्कृति और ढांचा मौजूद है। हाँ, वहां तो सिस्टम पहले से सेट होता है। बिल्कुल, लेकिन एक खाली कैनवस पर पूरी टीम का कल्चर सेट करना, वो भी तब जब आप पर 17 करोड़ के प्राइस टैग का भारी दबाव हो, ये मानसिक मजबूती का एक अलग ही स्तर है। और इसके ऊपर से आप उनका वर्कलोड देखिए। विकेट कीपिंग करना कोई आसान काम नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं। विकेट कीपिंग का मतलब है 20 ओवर तक हर गेंद पर उठना बैठना, एक एक स्टंपिंग के मौके के लिए 100% एकाग्रता बनाए रखना। और आज की T20 दौर में सबसे बड़ा सिरदर्द DRS के फैसले। हाँ, विकेट कीपर ही वो इंसान होता है जिसे सेकंडों में कप्तान को बताना होता है कि गेंद पैड पर लगी है या बल्ले पर, और यहाँ तो वो खुद ही कप्तान थे। ये सब करने के बाद बस 10 मिनट का ब्रेक लेकर वापस ओपनर के तौर पर पैड बांधकर मैदान में उतर जाना और 150 की स्पीड का सामना करना, ये ट्रिपल ड्यूटी है। और यहीं पर उनकी वर्सेटाइलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा निखर कर सामने आती है। उन्होंने टीम की जरूरत के हिसाब से खुद को हर सांचे में ढाला। कभी वो ओपनर रहे, कभी मिडिल ऑर्डर में आए, कभी सिर्फ बल्लेबाज और कभी कप्तान कम विकेट कीपर। लेकिन यहाँ मैं एक सोचने वाला बिंदु रखना चाहूंगी, जब कोई एक इंसान ये ट्रिपल ड्यूटी करता है तो क्या खेल जगत या दर्शक उसकी इस कला को ग्रांटेड लेने लगते हैं? दिलचस्प सवाल है। मतलब क्रिकेट में अक्सर हम देखते हैं कि जो खिलाड़ी केवल एक ही काम करता है, जैसे कोई विशुद्ध तेज गेंदबाज या केवल कवर ड्राइव मारने वाला बल्लेबाज, उसे एक स्पेशलिस्ट का रुतबा दिया जाता है। लेकिन जो हर काम बखूबी कर लेता है, क्या उसकी वो बहुमुखी प्रतिभा ही उसके लेजेंड दर्जे को थोड़ा धुंधला कर देती है? मैं कहूंगा कि ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा पहलू है। जब कोई हर जगह मौजूद होता है और हर काम सफाई से कर देता है, तो लोगों को लगता है कि ये तो इसका सामान्य काम है, उसकी मेहनत छिप जाती है। हाँ, लोगों को लगता है कि ये तो इसके लिए आसान है। बिल्कुल, और ये मेहनत तब और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण जाती है जब शरीर साथ देना छोड़ दे। चोट। हाँ, सफलता की ये सारी कहानी एक तरफ है, लेकिन इस खिलाड़ी ने चोटों की जिस गहरी खाई का सामना किया है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। खेल में चोटें शरीर को तो तोड़ती हैं, लेकिन कमबैक की प्रक्रिया दिमाग को तोड़ के रख देती है। हमारे नोट्स में 2017 की उस भयानक कंधे की चोट का जिक्र है, जिसकी वजह से उन्हें पूरा सीजन बाहर बैठना पड़ा था। हाँ, वो बहुत मुश्किल समय था उनके लिए। और फिर 2023 में जांग की गंभीर चोट। उस चोट के कारण वो LSG के लिए सिर्फ 9 मैच खेल पाए थे। एक बल्लेबाज के लिए जांग या लोअर बॉडी की चोट का मतलब है उसके उस बेस का हिल जाना जहां से सारी ताकत जनरेट होती है। आपने बिल्कुल सही तकनीकी नब्ज पकड़ी है यहाँ। देखिए, एक बल्लेबाज शॉट सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि पैरों से खेलता है। पावर ट्रांसफर हमेशा जमीन से शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर होता है। पैर मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जांग की सर्जरी के बाद फिर से उसी ताकत और उसी संतुलन के साथ क्रीज पर खड़े होने के लिए जिस बायोमैकेनिकल रिहैब की जरूरत होती है, वो बहुत क्रूर प्रक्रिया है। जब आप टीवी पर दूसरों को अपनी जगह खेलते हुए देखते हैं और खुद एक बिस्तर पर पड़े होते हैं, तो सबसे पहले जो चीज टूटती है वो है आपका आत्मविश्वास। और आलोचकों को तो जैसे बस एक मौके की तलाश होती है ना। उस दौरान ये खूब कहा गया कि अब उनका करियर सनसेट यानी सूर्यास्त की ओर है। हाँ, बहुत बातें हुई थी। 30s के पार की उम्र, एक इतनी बड़ी सर्जरी और नए युवा खिलाड़ियों की बढ़ती फौज, ये मान लिया गया था कि अब वापसी असंभव है। लेकिन असली चैंपियन की पहचान इस बात से नहीं होती कि वो कितनी ऊंचाई तक उड़ा, बल्कि इस बात से होती है कि जमीन पर धड़ाम से गिरने के बाद वो कितनी बार वापस खड़ा हुआ।
और उनकी वापसी ने उन तमाम आलोचकों के सारे समीकरण पलट कर रख दिए। बिल्कुल। 2025 में जब दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 14 करोड़ में अपनी टीम का हिस्सा बनाया तो उन्होंने 539 रन बनाकर और एक शानदार शतक जड़कर यह साबित कर दिया कि शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। लेकिन जो असल पीक था, जो इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा शिखर था, वो 2026 में आना बाकी था। 2026 पंजाब किंग्स के खिलाफ वो ऐतिहासिक मैच, 152 रन नाबाद। क्या पारी थी वो। आईपीएल इतिहास में किसी भी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर, एक ऐसा स्कोर जिसने टी20 को वनडे जैसा बना दिया। और इस पारी के साथ ही आईपीएल में उनके कुल रन 5,687 तक पहुंच गए, जिसमें 6 शतक और 43 अर्धशतक शामिल थे। देखिए, ये 152 रन का स्कोर सिर्फ एक क्रिकेट का आंकड़ा नहीं था। तो और क्या था? ये उस हर एक आलोचना का, हर एक सवाल का जवाब था जो 2023 के बाद से उन पर उठाए जा रहे थे। जब शरीर ने साथ छोड़ दिया था, जब फ्रेंचाइजी बदल गई थी, जब आलोचक उन्हें पूरी तरह से खारिज कर चुके थे, तब उन्होंने अपने उसी पुराने कैलकुलेटेड अंदाज में वापस आकर ये पहाड़ जैसा रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। पर मुझे एक बात हमेशा सोचने पे मजबूर करती है, जब कोई खिलाड़ी इतना बड़ा कमबैक करता है, इतनी आलोचनाओं के बाद इतिहास रचता है, तो अमूमन हम देखते हैं कि मैदान पर बहुत ड्रामा होता है। हाँ, एग्रेशन दिखता है। बल्ले को हवा में उछालना, अपना नाम जर्सी के पीछे उंगली से दिखाना, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर आलोचकों पर अपनी भड़ास निकालना। लेकिन इस खिलाड़ी का सेलिब्रेशन भी बिल्कुल उसी प्रोफेसर की तरह था जिसने एक जटिल फॉर्मूला सॉल्व कर लिया हो। एक हल्की सी मुस्कान, बैट उठाया और वापस अपने काम पर। इतनी खामोशी क्यों? क्योंकि उनके लिए असली जीत शोर मचाने में नहीं है, बल्कि अपने काम की अखंडता, इंटेग्रिटी बनाए रखने में है। जो इंसान प्रोसेस या अपनी प्रक्रिया से प्यार करता है, उसके लिए बाहरी शोर कोई खास मायने नहीं रखता। प्रोसेस इज किंग। बिल्कुल। उनका ये क्वाइट एवोल्यूशन यानी खामोश विकास इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि मानसिक दृढ़ता को साबित करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। जब आपका बल्ला 152 रन बोल रहा हो तो मुंह से एक शब्द भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे सामने एक बेहद स्पष्ट और प्रेरक तस्वीर उभर कर आती है। 2013 के उन 10 लाख रुपयों से शुरू हुई यात्रा जो 2022 तक 17 करोड़ तक पहुंची। आरसीबी, एसआरएच, पंजाब, एलएसजी और अंततः दिल्ली कैपिटल्स जैसे अलग अलग माहौल में खुद को लगातार साबित करना, और वो भी बिना अपना मूल स्वभाव बदले। हाँ, एक प्रोफेसर के बेटे का क्रिकेट जैसे अनिश्चित खेल में आकर अपनी तकनीकी महारत और डेटा ड्रिवन अप्रोच से एक क्वाइट लेजेंड बन जाना। और इसमें जो सबसे अहम सीख मुझे लगती है वो यही है कि आपकी शुरुआती कीमत ये तय नहीं करती कि इतिहास आपको किस तरह याद रखेगा। बहुत सही बात है। चोटें और असफलताएं केवल एक विराम है, पूर्ण विराम नहीं। अगर आपके पास अपने काम को लेकर स्पष्टता है तो आप 5 अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए भी अपनी असली पहचान को खोने नहीं देते। बिल्कुल। और इसी के साथ हम उस अंतिम विचार पर आते हैं जो आज की इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में गूंज रहा है। हमने देखा कि इस खिलाड़ी के आंकड़े ऐतिहासिक हैं, इनकी तकनीकी क्षमता बेजोड़ है और इनका धैर्य किसी भी किताबी परिभाषा से कहीं बड़ा है। लेकिन फिर भी जब हम क्रिकेट की महफिलों में बैठते हैं तो अक्सर इन्हें वो लार्जर देन लाइफ या चमत्कारी दर्जा नहीं दिया जाता जो शायद कुछ अन्य खिलाड़ियों को मिलता है। अक्सर इन्हें अंडररेटेड माना जाता है। तो यह हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? क्या आज की इस तेज रफ्तार और सोशल मीडिया से संचालित दुनिया में सिर्फ बेहतरीन और ऐतिहासिक काम करना काफी नहीं रह गया है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जो सिर्फ खेल पर नहीं, हमारे पूरे समाज पर लागू होता है। क्या अब अपने काम का शोर मचाना उस काम को असल में करने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? क्या एक ऐसी दुनिया में जहां जो जितना चिल्लाता है उसे उतना बड़ा माना जाता है, वहां शांत निरंतरता की कोई जगह बची है? इस सवाल को सिर्फ क्रिकेट के चश्मे से मत देखिएगा, इसे अपने आसपास की दुनिया, अपने ऑफिस और अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। शायद हमें समझ आए कि हम असली हीरो को पहचानने में अक्सर कितनी बड़ी चूक कर जाते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं, खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा। दोस्तों, ये था आज का पूरा निचोड़। BYK बुक समरी के इस ग्रोथ गिफ्ट
यानी इस इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि ये लेसन आपके लाइफ में काम आ सके। अगर आप भी हर रोज लीजेंड से सीखना चाहते हैं तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मैं हूं अमीन। हमेशा याद रखिए, रीड मोर थिंक डीपर। अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।